नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात एक बार फिर से कोरोना की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि अब एक्टिव केस की संख्या ही 5000 के ऊपर पहुंच गई है। तेजी के साथ केस बढ़ने पर सरकार भी अब चिंतित दिखाई दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा कोविड से संबंधित कामों में अब अन्य अधिकारियों को भी लगा दिया है और साथ ही कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सरकार से यह पूछा है कि तीसरी लहर को लेकर आपकी कितनी तैयारियां हैं। ऐसे में सवाल यही कि सरकार कितनी तैयार और अब आगे की रणनीति सरकार की क्या है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोविड की दूसरी लहर के समय की गई व्यवस्थाओं की तर्ज पर काम शुरू कर दिया गया है। आईएएस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से निपटने की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। बड़े शहरों के साथ ही अब छोटे शहरों में भी व्यवस्थाएं कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऑक्सीजन के प्रबंध और उपलब्धता के लिए अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति में आईपीएस मुकेश जैन के अलावा आईएएस पी नरहरि, स्वतंत्र कुमार सिंह और विजय कुमार जे को रखा गया है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कोविड कमांड सेंटर की स्थापना की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को दी गई है। निजी अस्पतालों में शुल्क और बिस्तर की उपलब्धता की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव संजय दुबे को दी गई है। होम आइसोलेशन के समन्वय की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव अशोक बर्डवाल को दी गई है। हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारे बिस्तरों में जो वृद्धि करनी थी वो हमने कर ली है। पीडियाट्रिक वार्ड हमारे बन गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इन सब पर हमने पूरी तरह से काम कर लिया है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। 1 महीने की पूरी दवाई हमने प्रोक्योर कर ली है। हर जिले की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है। कांग्रेस इस बार व्यवस्थाओं को लेकर देरी करने पर आरोप सरकार पर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब देश भर में लगातार केस बढ़ रहे हैं तो ये व्यवस्थाएं सरकार को पहले ही करके रखनी चाहिए थी। तो ये जब हम चारों तरफ देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली बम्बई से लेके भोपाल तक, इंदौर तक, तब समिति का गठन बहुत पहले करके एक कलेक्टर भोपाल को बार बार निर्देश देना पड़ रहा, हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ रहा। क्या एक सरकार का इतना टेरर नहीं है कि जो भी कोरोना का ओमिक्रॉन का मरीज आएगा उसको आपको इलाज करना ही पड़ेगा, उसका पैसा जो भी होगा सरकार लेन देन आप करते रहना। कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही अब लगातार केस बढ़ रहे हैं। सरकार ने इसी वजह से अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य आईएएस को भी जोड़ दिया है। इसमें ज्यादातर वही अधिकारी हैं जिनके पास दूसरी लहर के दौरान काम करने का अनुभव है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित जी जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन शरद पंडित जी, हमेशा ये मांग उठती रही कि हम डॉक्टरों को ज्यादा तरजीह दें, उनको और ज्यादा पावरफुल करें। सरकार ने फैसला किया है कि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी तमाम कामों में। ये फैसला आपको कितना ठीक लग रहा है? और अधिकारियों की और ज्यादा पावर एक तरीके से बढ़ गई है इससे, तो आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से कंट्रोल हो पाएंगी चीजें? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये एक तकनीकी विषय है और हमारे डॉक्टर्स जो है इस मामले में कॉम्पिटेंट हैं। वो प्रशासकीय और तकनीकी दोनों पक्षों को देखेंगे। परंतु इसके साथ ही साथ ये जो समितियां बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं जो है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम जो है इतना बड़ा है, उसके साथ कई हैंड्स जो है वो ज्वाइन करना पड़ेंगे। देखिए क्या है, आइसोलेशन में अकेले रह के तो काम हो नहीं सकता। ठीक है, यदि कुछ जो है प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश के लगाए गए हैं, परंतु जहां तक मेरा इसमें विचार ये है कि सारे अधिकार जो है तकनीकी निर्णय लेने का जो है वो पूरी तरह से जो है चिकित्सकों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो कि वो जो है सुपर इम्पोज कर लें अपने आप को और जो है हमारे तकनीकी अधिकारी उनके मातहत हो जाए। तो ये कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि यदि ये लोग जो है जुड़ गए हैं, कई लोग जुड़ते हैं
तो ठीक है कि बेहतर, पर कहीं ना कहीं जो है केंद्रित इसको करना चाहिए कि हमारे तकनीकी लोग जो है उनकी जो है सलाह के अनुसार जो है पूरा टीम और पूरा कोर ग्रुप काम करे, ताकि क्या है कि इसमें जो है हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और नियंत्रित कर सकेंगे। क्योंकि देखिए आज जो है WHO ने जो हमको लगातार जो अलार्मिंग साइंस या जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भारत शासन की ओर से समय समय पर जो है गाइडलाइन आ रही है, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ठीक है ये जो वरिष्ठ लोग हैं इनके साथ साथ यदि नीचे लेवल पे कई और लोगों को जोड़ा जाए, जैसे हमारे पास फील्ड वर्कर्स जो हैं, यदि हमारे हेल्थ वर्कर्स के अलावा उसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर, इसमें जो है हमारे आशा कार्यकर्ता, कई ऐसे NGOs हैं, तो अच्छा है एक समूह बना के काम किया जाएगा तो उसका जो है पर्कुलेशन नीचे लेवल तक होगा। परंतु फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तकनीकी जो है विषय है, इस पर जो है सारे तरह से जो अधिकार हैं वो केंद्रित होना चाहिए हमारे चिकित्सकीय दल के पास। तो ये सब चीजें यदि करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। और बाकी तो जो है शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, परंतु सबको इस समय एकजुट होकर इस जो है संक्रमण का सामना करने के लिए तैयार होना है। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सवाल यह है कि अब अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या इससे बेहतर यह था कि हमारे पास जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी भी हम और ज्यादा मदद लेते, उनको इन समितियों में ज्यादा पावर्स देते, उनको फैसला लेने देते कि किस तरह की जरूरतें हैं अभी हमारे सामने, तो शायद बेहतर होता। क्योंकि ये जब पिछली वेव थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद चिकित्सकों को ज्यादा इन्वॉल्व इसमें किया जाता, ना सिर्फ इलाज के पर्पज से बल्कि फैसले लेने के पर्पज से भी, तो हो सकता था कि स्थितियां कुछ अलग होती। लोकेन जी, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कोरोना के संक्रमण को रोकने की। ऐसा नहीं है कि अधिकारी को ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई और जो डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। पिछली भी 2 वेव्स हमने देखी हैं और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विशेषज्ञों से सलाह ली। जिस प्रकार से उन्होंने गाइड किया वैसी रणनीति को अपनाने का काम किया है। अधिकारियों का एक अपना रोल रहा है, उसी प्रकार से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर, नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ रहा है उनका अपना रोल रहा है और आम जनता का सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज भी हम जो केसेस देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्या हम डॉक्टर्स के हाथों में दे सकते हैं पूरी तरीके से? देखिए ये एक जॉइंट वेंचर में ही काम हो सकता है। अगर एक्सपर्ट्स इसके ऊपर सलाह देंगे तो अधिकारी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलने वाला प्रोसेस है। अगर अधिकारी कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो डॉक्टर्स की सलाह, उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है उसी के अनुसार होगा। तो किसी भी एक व्यक्ति को हम महत्वपूर्ण बता दें और दूसरे को छोड़ दें, दोनों ही ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक वो है जो उस विषय का विशेषज्ञ है और दूसरा वो है जो जन जन तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। दोनों को अलग करके बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। तो एक को महत्वपूर्ण बताना ठीक नहीं होगा और एक को लेस इंपॉर्टेंस देना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, ये ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये तैयारियां पहले से क्यों नहीं थी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे सवाल भी लेंगे। लेकिन नेहा जी, जो सवाल उठाए गए हैं कि ये सारे काम क्या पहले से हो सकते थे, अब जाकर फैसले लिए जा रहे हैं जब 5000 के पार एक्टिव केस हो गए, 1500 के पार केस सामने आ रहे हैं हमारे सामने। लोकेन जी, मुझे ये बताइए कि कोरोना की फर्स्ट वेव आके चली गई, दूसरी वेव आके चली गई, कांग्रेस का योगदान क्या रहा? मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर उनके कार्यकर्ताओं का योगदान क्या था? सुबह उठ के ट्विटर पर चिड़िया उड़ा देना, वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करना, वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए कहीं पर यह प्रचार कर देना कि महिलाएं जो है इससे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी, पुरुष जो है उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ जाएगी, साइंटिफिक नहीं है हमारी वैक्सीन। एक बात बताइए, अगर वो कहीं से उनकी तरफ से सुझाव आते हैं तो हम क्यों नहीं इन सुझावों को एक अच्छे वे में लें? ये किया जा सकता है ना, क्योंकि कोविड से सब परेशान है। दूसरी तरफ से अगर कुछ बात कही जा रही है तो क्या उस पर हम विचार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने जो कहा मैं उससे 100% सहमत भी हूं। आने चाहिए, जो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप उनको सजेस्ट करिए, सरकार मानेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की कोई बैठक होती है तो इनके प्रतिनिधि पहुंचते नहीं है। हाय हल्ला मचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर जोर से सोशल मीडिया पर चीखने चिल्लाने लग जाती है, बयानबाजी करने लग जाती है। अगर आप वाकई किसी बात को लेकर गंभीर हैं और कोरोना में अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई आपका डिसीजन
डिसीजन है जो जनता के लिए लाभकारी हो सकता है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन दोनों ओपन है और हम स्वागत करते हैं कि इनको इस प्रकार से आकर सामने अपना सहयोग करना चाहिए। पर अगर ये कमलनाथ जी अगर बैठकर कहेंगे कि भैया आग लगा दो, ये अफसर है, इसको एनकैश कर लेना चाहिए, अभी सबसे ज्यादा भड़काना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो ये गलत है। अगर राहुल गांधी कहेंगे कि भैया वैक्सीनेशन जो है वो साइंटिफिक है कि नहीं देश के अंदर क्योंकि बनी है, तो ये गलत है। अगर पीसी शर्मा जाके अस्पताल में डॉक्टर को धमकाएंगे, गाली गलौज देंगे, तो ये भी गलत है। निकालना वाजिब नहीं है क्योंकि नई लहर हम सबके सामने है और उससे लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रजेश पांडे जी, देखिए सवाल उठा दिए जाते हैं बार बार। अब यही नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि आप लोगों के सुझाव आए तो ज्यादा बेहतर है। सरकार कुछ कदम उठाती है, उसके बाद सिर्फ सवाल उठाना। अब आगे के सुझाव आप दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरकार की जो तैयारियां उनको लेकर अगर आप लोगों के अंदर कोई चिंता है तो वो बताइए। नेहा बग्गा जी जैसी पढ़ी लिखी योग्य और काबिल प्रवक्ता जब इस बात को बार बार रिपीट करते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। अभी सज्जन सिंह वर्मा साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्योंकि देखिए कोरोना आज और कल नहीं आया। कोरोना उसको लगातार देश दंश को झेल रहा है और इस तीसरी वेव आई है। मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित हो रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस भारत के संविधान की धारा भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इस तरह की आपदा प्रबंधन की जब कोई बात होती है या जब कभी देश के अंदर या प्रदेश के अंदर ऐसी बातें आती हैं तो सरकार को अपने विपक्षी दलों के साथ बैठ करके ठोस रणनीति बनानी चाहिए। नेहा बग्गा जी भी कह रही थी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है, इसमें इनके कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं आते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं और मैं कांग्रेस के नेता के हिस्से से मेंबर नहीं हुआ हूं, मैं एनजीओ के माध्यम से मेंबर हूं। मेरा स्वास्थ्य को लेकर एनजीओ चलता है। किसी भी प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में किसी भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को उसका मेंबर नहीं बनाया गया है। उसके मेंबर सांसद या विधायक होते हैं, इनके पार्टी के लोग हैं। हमारे यहाँ तो विंध्य क्षेत्र से पूरी तरह से कांग्रेस साफ है, सिर्फ इकलौता मैं मेंबर हूँ। मैं देखता हूँ उस मीटिंग में भी जो बातें आती है मुख्यमंत्री जी के सामने सरासर लोग झूठ बोल देते हैं। 2-4 बार मैंने माइक लेकर के मुख्यमंत्री जी को आगाह किया कि साहब ये तो गलत आंकड़े हैं, तो मुख्यमंत्री इनको टोका भी, गलत आंकड़े मत पेश करो, सही बात बताओ। तो मैं समझता हूं कि जितनी दूरदृष्टि के साथ, जितनी संकल्प, गलत आंकड़े किस चीज को लेकर है? टेस्टिंग को लेकर है, केसेस को लेकर है, बिल्कुल टेस्टिंग को लेकर। लोकेन साहब, एक बार क्या हुआ, एक नर्स ने जो है एग्जाम्पल दिया। अब एग्जाम्पल सेट जैसे भी हुआ हो, नर्स ने कहा कि मैंने एक दिन के अंदर जो है 1800 लोगों को वैक्सीन लगवा दिया। मैंने टोका, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बता दीजिए 1800 इससे कैसे वैक्सीन लगा दिया 10 से 5 के बीच में, वो भी एक नर्स ने। तो मुख्यमंत्री ने उसको रोका कि तुम क्या आंकड़े बता रही हो, 800 लगाई कि 1800? उसने 1800, फिर उसने 1800 कह दिया। बाद में चला पता उसने 800 लोगों को भी लगाया, तो भी ज्यादा था। खैर वो बात छोड़िए, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरह से कोरोना की तीसरी वेव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आ रही है, उसको लेके किसी तरह कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि आज ही एक मैं रिपोर्ट ICMR की पढ़ रहा था जिसमें साफ तौर से है कहा गया जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो इतना खतरनाक नहीं है। ये पता नहीं कौन अफवाहें उड़ा रहा है, जबकि ये बताया उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था कि इसकी जो वेव है बाद में ब्रेन में असर डालती है। तो ये चीजों को, जैसे पहली जो कोरोना ने दस्तक दिया तो पहली दस्तक किसको दिया? उन लोगों को दिया जो बुजुर्ग थे, दूसरी दस्तक बच्चों को दिया, तीसरी ब्रेन को दे रहा। तो ये जो लगातार आ रही है इसको लेकर के प्रदेश सरकार को ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा। बहुत सारे, तो वही जानना चाह रहा हूँ ना सर, आप तो बस वही बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, सदस्य भी हैं, तो क्या रणनीति? मैं आपको बता रहा हूँ, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोकेंद्र जी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे पद रिक्त हैं। सरकार उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। हम कह रहे संविदा में ही सही, आप कम से कम उनका अपॉइंटमेंट तो कर दो, क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अब बताइए वो कई जगह डॉक्टर बीमार पड़ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी भी जिले के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति जो है करीब 150, 200, 250 जो भी सरकार का मापदंड होना चाहिए, तो सरकार उसको करे, सरकार संविदा के माध्यम से करे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर के भरोसे दवाइयां दी जाती हैं, तो इससे सरकार को बचना पड़ेगा। दूसरी बात, मास्क जो है उसको, एक अच्छी बात आई है कि पेट्रोल पंप में उसे पेट्रोल या डीजल मिलेगा जो मास्क लगा के आएगा। इस चीज को हम लोग बार बार उठाते रहे। मास्क को लेकर के, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर के, सरकार की अन्य चीजों की कड़ाई को लेकर के, नाइट कर्फ्यू को लेके, समारोह को लेके, रैली को लेके, आज चुनाव आयोग ने अच्छी बात किया कि साहब जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां पर सारा का सारा वर्चुअल होगा और पूरा का पूरी चीजें जो है वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से। के पास जा रहा हूं सर, ब्रजेश जी आता हूं मैं आपके पास दोबारा से। शरद पंडित जी, अब क्योंकि वेव हमारे सामने ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, अभी तक जो सरकार की स्ट्रेटेजी है कि हम लॉकडाउन के रास्ते नहीं जाएंगे,
कुछ हद तक पाबंदियां लगी हैं प्रदेश में, और ये अमूमन लगभग सभी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, जबकि केस 1.5 लाख के आसपास पूरे देश में पहुंच गए हैं। क्या इसे अभी हम हल्के में तो नहीं ले रहे? देखिए, इस संबंध में ऐसा है कि नॉर्मली आप लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, ये प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु यदि ये सब स्टेप्स जो है, हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, तो इससे जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आज भी अधिकांश लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, हम उनके जो है विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, हम उसके लिए कोई अवेयरनेस की गतिविधि नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना था, इसमें कई लोगों को शामिल करना पड़ेगा, जो हमारे एनजीओज हैं, उनको भी हम सम्मिलित करें। ये बहुत आवश्यक है कि लोग यदि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजों का भी पालन कर लें, तो काफी हद तक जो है वो दूसरी स्टेप्स लेने का जो है वो एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। परंतु देखिए, ऐसा है, रोको टोको अभियान है, जैसे ये संभव है सर कि हम अपनी इकोनॉमी को भी ना किसी तरीके से बाधित करें और इस वेव से लड़ सकते हैं? ये उसके बीच में एक संतुलन रखना पड़ेगा। संतुलन रखते हुए हम जो है, ताकि क्या है कि ये जो है यदि हम इनको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवा लें तो काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, टीकाकरण के जो कार्यक्रम है, टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। टीकाकरण कार्यक्रम में आज भी कई लोग जो छूटे हुए हैं, उनको हमको सम्मिलित कराने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो है मास लीडर रहते हैं या जो है रोल मॉडल रहते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करें और अधिक से अधिक लोग जो है टीकाकरण करवाएं। अब तो देखिए 15 से 18 वर्ष तक के लोगों के लिए भी जो है टीके आ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको जो है हम यदि पूरे शरद पंडित जी, एक चीज और क्योंकि भ्रम बहुत तेजी से फैलते हैं लोगों के बीच, और एक भ्रम ये भी रहता है, लोग मास्क पहनने को लेकर ये एक्सक्यूज देते हैं कि मास्क बहुत ज्यादा देर लगाने से उन्हें अन्य बीमारियां हो सकती हैं, सांस की बीमारी हो सकती है। कि ये जो भ्रम फैला है, ये कितना सही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जिन लोगों का दम घुटता है, जो इस तरह की बातें कहते हैं, हो सकता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम हो किसी के साथ, तो वो क्या करे फिर ऐसे में? नहीं, देखिए, इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एक जो है बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड सभी दूर फैली हुई है और तेजी से हमारे देश में भी जो है इसका संक्रमण बढ़ रहा है। इस समय तो तात्कालिक रूप से ये है कि हमको मास्क लगाना वो एक सबसे आइडियल चीज है, तो मास्क लगाया जाना चाहिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की, भारत शासन की जो गाइडलाइन है, उसका बराबर पालन करें और उसके साथ मास्क लगाएं। यदि मास्क लगाने में आपको कुछ तकलीफ है तो फिर आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएं, कहीं अकेले जगह पर या एकांत में, या फिर आप जो है अपने घर में कन्फाइंड होके जो है मास्क थोड़ी देर निकाल भी दें तो वो संभव है। परंतु सार्वजनिक रूप से जब आप बाहर निकल रहे हैं, काफी लोगों से आपका जो है वो मिक्सअप होने के चांसेस हैं, तो वर्क प्लेस पर आप जा रहे हैं तो वहां तो मास्क लगाना आइडियल रहेगा। परंतु यदि मास्क को तो इंटरमिटेंटली यदि आप निकालना चाहें तो आइसोलेट होके ये ऐसे स्थान पर पहुंचकर जहां भीड़ भाड़ नहीं हो, आप अकेले जो है उसको निकाल के आप जो है अपना रूटीन कार्य कर सकते हैं। नेहा बग्गा जी, एक सवाल अब ये है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं संतुलन बन सकता है, क्योंकि WHO की अब नई गाइडलाइंस भी आई और नया बयान भी सामने आया, उसमें कहा गया कि ओमिक्रॉन को बिल्कुल हल्के में ना लें, इससे मौत भी हो रही है और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब क्या इस बयान के बाद हम वो बैलेंस बना पाएंगे पूरी तरीके से? और केस डरा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है देश में, और केस तो ऐसा लग रहा है न जाने कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि नई साल से अब तक ही हम देख रहे हैं 6-7 दिनों में 1.5 लाख तक ये पहुंच गए हैं। तो जो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि सरकार की लगातार बातचीत होती होगी, क्या वो संतुलन बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि केस इतने ज्यादा बढ़ जाए फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए? नहीं लोकेन जी, देखिए, ये तो एक ऐसी महामारी है कोरोना की जिसपे कभी भी कोई सटीक विश्लेषण हो नहीं सका। WHO ने भी कई बार कई बातें कही थी, पर वो सत्य नहीं हो पाई। इसमें किस मौसम में होगा, किस वजह से होगा, कितने वेरिएंट आएंगे, कितनी बार स्वरूप बदला जाएगा, उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। हम आप सबको इसी बात को मानकर चलना चाहिए और गंभीरता से ही लेना चाहिए कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो। इसी को देखते हुए आप देखिए कि लगातार सरकार ने अपनी तैयारी की हुई है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, आंशिक रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से समाज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी
जिम्मेदारी को समझनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने यह आह्वान हर व्यक्ति से किया है, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, विशेषज्ञ हो, या फिर एनजीओज हो, या फिर जिस तरीके से सरकार ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाते हुए वॉलंटियर्स को तैयार किया है, कोरोना वॉलंटियर, जिसमें से लगभग 60,000 लोग जो हैं वो सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं जगह जगह पर। सरकार के तौर पर कंटेनमेंट जोन्स की प्रणाली पर भी हम वापस आ गए हैं कि कौन से केसेस कहां पर हैं, किसको घर पर आइसोलेट किया जा सकता है, जिसके पास घर में व्यवस्था नहीं है, अधिक मेंबर्स हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, दवाई पर्याप्त रूप से हमारे पास है। पर आज जरूरत वही है लोकेंद्र जी, जो शुरुआत हमने जहां से की थी। जब जब हम कोरोना की बात करते हैं, मास्क हमें लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन हमें करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। नियम बनाते हैं मैम, तो उसका सबसे ज्यादा पालन हम उम्मीद करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे अधिकारी हैं वो करें। आपने कहा कंटेनमेंट जोन बनने चाहिए, ये भी खबर आई थी कि 30 लोगों की कम से कम ट्रेसिंग हो अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकलता है। तो इतने सारे तो अधिकारी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, मंत्री कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, उस हिसाब से तो अब तक पूरी सरकार आइसोलेट हो जानी चाहिए थी, तो फिर वहां पर शिथिल किया गया नियम। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से नहीं बचा, अमीर हो, गरीब हो, नहीं तो फिर वहां पर नियम का पालन तो नहीं हुआ। सरकार एक एसीएस जो कि प्रेजेंटेशन दे रहे थे मुख्यमंत्री के सामने, वो कोविड पॉजिटिव आ गए, दो मंत्री कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को अभी तक आइसोलेट हो जाना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन लोगों में सिम्टम्स आते हैं, जिनको जरा से भी इस बात की आशंका होती है, उन्हें आइसोलेट हो जाना चाहिए। जो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, समाज को खतरे में डालते हैं, अपनी जान अधिकारियों की कर रहा हूं, आम लोगों की छोड़ साथ भी करते हैं। ये 30 लोग ट्रेस होने चाहिए, तो अधिकारी, मैं भी जनप्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ लोकेंद्र जी, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रही हूँ कि व्यक्ति कोई भी हो, उसे इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो कानून बने हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है, प्रत्येक जन के लिए है, जो इस प्रदेश में रह रहा है उसके लिए है। क्योंकि कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा, ना सरकार वाले को, ना विपक्ष वाले को, ना अधिकारी को, ना कर्मचारी को, और ना ही आम जनता को। तो जो आपकी अपील है वही मेरी भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हम हल्के में ना लें, उसे गंभीरता से ही लेना है और शुरुआत उसी से करनी है। एसएमएस फॉर्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। ब्रजेश जी, अभी भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी जहां सरकार है वो भी इसी थ्योरी पर चल रहे हैं कि एक बैलेंस बना रहे इकोनॉमी के बीच भी और लोगों के स्वास्थ्य के बीच भी। क्या मध्य प्रदेश में भी आप यही मानते हैं कि पूर्णतः लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें इस महामारी के साथ ही रहना है और आंशिक तौर पर ही हम चीजों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ना तो छत्तीसगढ़ में पूर्णतः लॉकडाउन हुआ है, ना राजस्थान में हुआ है, वहां भी सरकार यही कह रही है कि आखिरी विकल्प है, हम इकोनॉमी को ठप नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। निश्चित रूप से लोकेंद्र साहब, आपका सवाल बहुत जायज है और मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से देश के इकोनॉमी का ग्राफ गिरा है, हम पिछले 2 कोरोना की लहर में देख चुके हैं, तो ये सब चीज मायने रखेगी और हम अपने देश की इकोनॉमी को इतने नीचे स्तर पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि भारत की तुलना, भारत को विश्व का सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक देश माना जाता है, हमारे यहाँ का संविधान सर्वोच्च माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, 52 जिलों में से 45 जिले कम से कम संक्रमण से युक्त हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नेहा जी ठीक कह रही थी, बहुत से लोग तो होम आइसोलेट भी नहीं हो पा रहे हैं, हो नहीं रहे, जांचें नहीं हो रही हैं, सरकार पूरी तरीके से जांच नहीं कर रही है। रेलवे स्टेशन की जो बात है, वहाँ भाग जाते हैं लोग। मैंने ये नहीं कहा कि और दूसरी बात जो है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में, होटलों में, इनमें सब में जांच कराने की आवश्यकता है। सरकार को दृढ़ता से काम करना पड़ेगा। खाली प्रदेश के गृह मंत्री जी का यह बयान कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो हवालात में जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों के साथ बिल्कुल वो जरूरत आनी ही नहीं चाहिए कि किसी को हवालात भेजना पड़े। तो आम लोगों के लिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है, औरों की सुरक्षा का भी ख्याल करें। सर, समय इतना ही है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लोगों से यही अपील कि सावधान रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।